नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों बात करने जा रहे हैं, आपको पता ही है राजस्थान में अभी सीनियर सेकेंडरी स्तर का सीईटी का एग्जाम हुआ है। उसमें 4 पेपर अभी हो चुके हैं और एक अभी 11 तारीख होने वाला आगे। तो उसमें देखेंगे भाई ये जो पेपर है उनमें विज्ञान के अगर आप पर्सन देखते हो साइंस के तो लगभग कॉमन रिपीट पर्सन है और एक ही टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो और पेपर सेम टू सेम क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। तो इसके लिए आप जिसके 11 तारीख को है वो भी जरूर देख ले है ना, और कोई अन्य कोई देख रहा है तो भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने लायक है सारे सारे और आ चुके हैं ना। तो प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आंसर दोस्तों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, मतलब कौन से दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है, आंसर ही लिखे खाली। तो अवतल दर्पण। कोई सोचेगा आभासी तो उत्तल में बनता है, आभासी मतलब उत्तल पहले ही ठोक दो, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यों, इसने बोला आभासी और विवर्धित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आभासी और विवर्धित। यदि आभासी और छोटा पूछता, विवर्धित मतलब बड़ा होता है, आभासी और छोटा पूछता तो अपना आंसर क्या होता, उत्तल दर्पण। क्या होता, उत्तल। लेकिन यदि आभासी और विवर्धित पूछे यानी बड़ा पूछे तो उसका आंसर अवतल होगा। तो कैसे, आप देखो बना के बताता हूं। जैसे ये एक उत्तल दर्पण है जिसके अंदर की ओर क्या होती है भाई, पालिश होती है, ठीक है। अब इधर मान लो कोई बिंब है, इससे किरण जा रही है तो ये ऐसे गुजर जाएगी और पीछे मिलाने पर कहां पर मिलेगी, ये एफ पर यानी फोकस में मिलेगी, ठीक है। एक किरण मैंने यहां पर भेज दी इसके सीधा ध्रुव पे और इस प्रकार से वो परावर्तित हो गई। अभी आप देखो पीछे मिलाने पर यहां पर प्रतिबिंब बना। तो जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ये दर्पण के पीछे बनता है उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी। तो ये एक प्रकार का आभासी प्रतिबिंब तो है, लेकिन ये इससे छोटा है। बिंब देखो आप बड़ा है, प्रतिबिंब क्या हुआ, छोटा। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या लिखोगे भाई, उत्तल दर्पण। लेकिन यदि आभासी और विवर्धित पूछे यानी बड़ा, तो वो एक ही कंडीशन में बन सकता है जिसका नाम क्या होगा भाई, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल। आप देखो अवतल में कैसे बनेगा, ये वही अवतल दर्पण ले लेते हैं, इस प्रकार ऐसे ले लेते हैं। अब ये जिसके बाहर की ओर पॉलिश होती है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। ये भी पूछने लायक प्रश्न है। तो मान लो यहाँ पर कोई बिंब है, ये थोड़ा पास में ले आते हैं, ये यहाँ पर बिंब रख दिया। अब ये किरण गई, किससे गुजरेगी, मुख्य फोकस से। आपने उसको पीछे की ओर मिलाया, ठीक है। एक किरण आपने यहाँ पे भेजी और ये यहाँ से चली गई। अब देखोगे आप इसमें दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है तो ये आभासी हुआ। कैसा हुआ, आभासी। दर्पण के पीछे जब भी बने तो कैसा होगा, आभासी। और इधर की ओर बने, जहां से किरणें आ रही है उसी तरफ बने तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये ध्यान रखना। तो ये आभासी प्रतिबिंब है और आप देखोगे ये इससे बड़ा है, बिंब से क्या है, बड़ा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आभासी। और विवर्धित किससे बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक पेपर में ये प्रश्न आ रखा है आभासी और छोटा कौन सा है, तो उसका आंसर अलग है भाई। उसका आंसर क्या लिखना आपने को, आभासी और छोटा हो तो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा, उत्तल। और आभासी और विवर्धित हो तो क्या लिखोगे भाई, अवतल। ये दोनों प्रश्न अलग अलग, मतलब वो जो पारियों उनमें आया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझ लिया आपने, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, लिथियम व मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह क्या है। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो एक दूसरे से विकर्ण संबंध होने के कारण समानता दर्शाते हैं। आप देख सकते हो पहले वर्ग कौन सा होता है, ह ली ना की रब, ये से फरियाद, एफ आर है ना, फरियाद, फ्रेंसियम। और आप दूसरी श्रेणी देखते हो जिसका नाम क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आप देखोगे इन दोनों तत्वों के मध्य विकर्ण संबंध है। और आवर्त सारणी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म पढ़ा जाता है जिसको विकर्ण संबंध कहते हैं। मतलब क्या है इसका, तो जो तत्व एक दूसरे के विकर्ण संबंध होते हैं, ऊपर वाली श्रेणी के ऊपर वाले दो तत्व जो विकर्ण संबंध होते हैं वो एक दूसरे के गुणधर्मों में समानता दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण संबंध। तो इन दोनों में क्या समानता है जिसके कारण जो इनके गुणधर्म समान होते हैं, तो इनकी जो होती है दोस्तों विद्युत धनीता होती है, यानी विद्युत धनात्मकता, वो दोस्तों समान होती है। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत धनात्मकता। तो इनकी विद्युत धनात्मकता का मान लगभग समान होता है, इसी कारण इनमें क्या पाई जाती है, समानता। ये पहला दूसरा प्रश्न हो गया। अगला देखो, अपच के निदान या उपचार में काम आने वाली दवाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बढ़िया प्रश्न है। इसमें देखो बढ़िया प्रश्न है ना, प्रति अम्ल। अपच मतलब होती क्या है, जब अपन जिमण में जाते हैं बराबर ठोक लेते पूरा दबा के, सभी खाते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खाना ही चाहिए, खाने के लिए बनाते हैं। तो जब तब अपच हो जाती है, हमारे पेट में भोजन पूरा पच नहीं पाता है, अब उसका क्या करना है, तो उपचार करना है। तो क्या करते हैं अपन को, आपको याद हो तो एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी। ये वर्ड खुद बोल रहा है, एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या होता है, उसमें शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी, एसिडिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्लता। तो अम्ल बढ़ गया, क्या बढ़ गया, अम्ल। अब उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अम्ल के लिए प्रति अम्ल यूज करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, क्या यूज करना पड़ेगा, प्रति अम्ल। ये ध्यान रखना। और प्रति और अम्ल को इसने जोड़ दिया, कर दी संधि, तो क्या बना दिया, प्रत्यम्ल। ये बढ़िया बनाया था इसने, है ना, ये बढ़िया है, प्रत्यम्ल बना दिया। क्या बना दिया, प्रत्यम्ल। तो प्रति अम्ल प्रत्यम्ल बना दिया। इंग्लिश का नाम देखो इसका, वो भी काफी बार आता है, हो सकता है अगली बार वो लिखा जाए।
तो इसमें एसिडिटी होती है। अपच मतलब शरीर में एसिडिटी हो गई, अम्ल बढ़ गया, तो उसके लिए एंटी एसिड, इंग्लिश में नाम बोले तो क्या लिखोगे, एंटी एसिड। एंटी एसिड को हिंदी में लिखते हैं एंटासिड, ये काफी बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है, एंटासिड या एंटासिड। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, अगली बार पेपर में ये आएगा, ठीक है। तो प्रत्यम्ल यूज करता है या एंटी एसिड या एंटासिड यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। कब, अपच के उपचार में या निदान में, जब शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। आमा से में आपको पता होगा HCl अम्ल का स्त्राव होता है जो कि जठर ग्रंथि से स्थापित होता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, विपरीत लक्षणों वाले, कैसे, विपरीत लक्षणों वाले संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहते हैं, तो एलील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एलील। आपने देखा होगा भाई, एलील मतलब क्या होता है, जैसे टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, इस प्रकार के एलील वगैरह आपने देखे होंगे। तो इसका बढ़िया आंसर तो विषम युग्मजी होना चाहिए कि विपरीत लक्षण वाले। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी 4 तारीख है ना, कौन सी, 4 फरवरी की पहली शिफ्ट, उसमें ये विषम युग्मजी ऑप्शन में नहीं था। उसी दिन अगले पेपर में, शायद अगले पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट था, उसमें विषम युग्मजी दे रखा था। तो विषम युग्मजी इसका बढ़िया आंसर है, क्योंकि विपरीत लक्षण है। कैसे लक्षण है, विपरीत। फिर भी एलील भी सही है, गलत नहीं, ठीक है। एलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी प्रत्येक लक्षण का निर्धारण करने वाले 2 युग्म विकल्पी होते हैं, वो समान होते हैं तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। और अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी। ये विषम युग्मजी, ये दोनों समयुग्मजी है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी। और ये क्या है भाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको बोलते हैं विषम युग्मजी, ये ध्यान रखना। तो विषम युग्मजी इसका बढ़िया आंसर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार पता चलता है एलील भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट एक भू स्थिर उपग्रह, ये जरूर पढ़ लेना। भू स्थिर उपग्रह का 1% जरूर आ रहा है और हर पेपर में आ रहा है। तो देखो, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर और किस तल में भ्रमण करता है, घूर्णन करता है, तो वो दोस्तों 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। और भूमध्य रेखीय तल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूमध्य रेखीय तल तथा 36,000 किलोमीटर ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है, तो सघन कण नीचे और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपकेंद्रण। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण। अगर आपने झेलना फेरते हुए देखा हो, झेलने में समझते ही हो कि भाई वो दूध होता है या दही होती है या छाछ कह सकते हैं ना। तो छाछ में जब झेलना फेरते हैं तो घी के कण या फिर हल्के हल्के कण, तेल के कण वगैरह ऊपर आ जाते हैं, तो ये चीज है। तो और बड़े कण कहाँ रह जाते हैं, नीचे, इसको अपकेंद्रण कहते हैं। नेक्स्ट है हेबर प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, ढेबर नहीं, हेबर। तो हेबर प्रक्रिया जो है, या आपको होबर भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही चीज है। इसमें क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, अमोनिया। देखो कैसे, N2+3H2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2NH3। तो आपको पता हो, जब भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें कुछ उत्प्रेरक पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं, उत्प्रेरक, जो इसके तीर के ऊपर लिखते हैं। तो ये होता है Fe और MO। क्या होता है, FeMO। और साथ में ताप होता है इसमें 723 केल्विन। कितना, 723 हो सकता है, 700 दिया हो मिल सकता है, 700 ध्यान रखना, लगभग 700 केल्विन ताप होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 723 केल्विन होता है, उसमें से 273 घटा के इसने सेंटीग्रेड में दिया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 723 में से 273 घटाए 450 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर था। और उत्प्रेरक पूछे तो वो था Fe। कौन सा था, Fe। प्रश्न देखो, उत्प्रेरक नहीं लिखा इसने लिखा क्या है, हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान तो हो जाएगा 723 केल्विन या 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और उद्दीपक मतलब क्या है, जो अभिक्रिया को बढ़े उत्प्रेरक बोलते हैं, वो कौन होता है, आयरन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुनेट वर्ग या पनेट वर्ग, एक ही चीज है। पुनेट वर्ग लिखा हुआ मिले या पनेट वर्ग लिखा हुआ मिले, तो पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन कर सकते हैं, तो भाई ध्यान रखना है, पुनेट वर्ग या पनेट वर्ग जो होता है वो मेंडल ने जब प्रयोग किए थे, वंशागति के प्रयोग किए थे, तो आपको याद होगा पहली पीढ़ी प्राप्त की थी। देखो कैसे, ये टी शुद्ध बोने पादप और शुद्ध लंबे पादप। तो ये शुद्ध लंबे, बड़े टी और छोटे टी कैसे होंगे, शुद्ध बोने पादप। इनके मध्य क्या करवाया भाई, संकरण करवाया। क्या करवाया, संकरण। तो उसने देखा पहली पीढ़ी में ऐसे लक्षण प्राप्त हुए जो कि सभी लंबे ही प्राप्त हुए ना, पहले इसका संकरण इसके साथ, बाद में इसका संकरण इसके साथ। तो यहाँ पर सभी के सभी पीढ़ियों में कैसे मिले, संकर लंबे पादप। कैसे मिले, संकर लंबे या लंबे पादप प्राप्त हुए और बोने पादप छुप गए। तो इससे कौन सा नियम दिया, प्रभाविता का नियम। यानी जब पेरेंट पीढ़ी के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबापन प्रकट होता है, बोनापन छिप जाता है, यानी प्रभावी गुण प्रकट होता है, अप्रभावी गुण छिप जाता है। इसके आधार पर प्रभाविता का नियम दिया। और जब इनके मध्य वापस संकरण करवाया, आप देखो ये टी, ये स्मॉल टी, ठीक है, वापस टी और स्मॉल टी, तो आपने देखा होगा एक साथ डब्बा बनाते हैं जिसे चेकर बोर्ड कहते हैं या फिर पन्नेट वर्ग कहते हैं। तो ये है पन्नेट वर्ग, ये टी
कैपिटल टी देखो एक मिनट को है ना, ये कैपिटल टी, ये इधर क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसके आधार पर उसने क्या दिया था पन्नेट वर्ग, ये पन्नेट वर्ग है। इस डब्बे को क्या कहते हैं पन्नेट वर्ग, ये ध्यान रखना, या पुनेट वर्ग। तो इसके आधार पर आनुवांशिकी का अध्ययन किया था, किसने किया था मेंडल ने, ध्यान रखना। और मेंडल वाला भी एक पर्सन आ रखा है। नेक्स्ट देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण कितना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि समझाया जा सके। ठीक है भाई, हाँ प्रश्न क्या दे रखा है कि भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर प्रकाश की जो किरण होती है उसके लिए आपतन कोण जब क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होता है। तो आप देखो क्रांतिक कोण क्या है, ये मान लो कोई पृथककारी पृष्ठ है, क्या है पृथककारी पृष्ठ, ये इसका अभिलंब है। यहां पर कोई किरण आपतित होती है, क्या होती है आपतित। तो आपने देखा होगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, मान लिया ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ठीक है। तो सामान्यतः किरण क्या होगी सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी या पास में जाएगी, तो विरल माध्यम है तो ये इसका मान लो ये इस प्रकार से, ये इसकी दिशा थी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम है ना तो आराम से फैल जाती है, अगर सघन माध्यम होता तो इसके अंदर पास आ जाती, ठीक है। अभी ये फैल गई। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ा रहे हो, पहले यहां पर थी यहां पर आई, अगली बार आपने आपतन कोण थोड़ा बढ़ाया, आप देखोगे ये किरण थोड़ी और दूर गई। एक ऐसा आपतन कोण आएगा जब आप देखोगे ये एकदम ऐसे सीधी इस अभिलंब के मतलब अभिलंब नहीं, इसको क्या बोलोगे अक्ष पृथककारी पृष्ठ पर सीधी निकल जाएगी। मतलब ये क्या हुआ, तो आपने देखा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण जा रही थी तो आपने एक कोई आपतन कोण पर किरण आपतित की तो वो अभिलंब से थोड़ा दूर हटी, ठीक है। आपने दूसरी बार कोण बढ़ाया, थोड़ा सा क्या किया कोण बढ़ाया तो वो थोड़ी और दूर हटी। एक कोण ऐसा आएगा भाई जब आप आपतित करोगे और वो किरण इस पृथककारी पृष्ठ पर सीधी सीधी चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं आपतन कोण आई, और ये जो कोण निकलता है यहां पर उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर। तो जब आपतन कोण का मान ऐसा हो जाए, जब आपतन कोण का मान ऐसा हो जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो 90, यानी किरण पूरी पूरी ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी, तब अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 डिग्री। उस आपतन कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण आईसी, क्या बोलते हैं क्रिटिकल कोण है जी भैया, ठीक, अंग्रेजी कमजोर है भैया अपनी, तो आईसी बोलते हैं आपतन कोण। अब यहाँ पे 90 डिग्री होता है कब, जब आपतन कोण आईसी होता है यानी क्रांतिक कोण होता है। यही प्रश्न है अपना, क्या प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण एक आपतन कोण जिसका नाम क्या है क्रांतिक कोण के बराबर है। तो जब क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बात खत्म। ये रखा अपवर्तन कोण कितना होगा 90 डिग्री आंसर है। और यदि इस क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण बढ़ा दिया जाए तो आप देखो सीधी सी बात है अब उधर और जानी चाहिए, तो वो किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके उपयोग पूछे जाते हैं कहां पर होता है, तो एक तो हीरे को चमकाने में, हीरा चमकता है, पूछते हैं हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, और वो एक और घटना होती है अपवर्तन वगैरह सब मिला के, ठीक है। तो हीरे के चमकने का मेन कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक मृग मरीचिका पूछी जाती है, मृग मरीचिका, तो क्या साहब ये क्या है, तो मृग मरीचिका आप कभी गाड़ी में बैठे होंगे, गाड़ी जाती है अपने को दूर पानी दिखता है, पानी आ रहा है, अब वहां पर पहुंचते मेरे को पानी दिखे मजा आएगा, आप वहां पर पहुंचते हो पानी गायब, फिर आगे देखते हो वो दूर पानी पड़ा है, आगे देखते हैं पानी गायब, ये होता क्या है, तो इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं मृग मरीचिका, यानी जल का दिखाई देना, वो पेड़ों की छाया होती पानी नहीं होता। तो ये होता क्यों है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कहां उपयोग होता है, प्रकाशिक तंतु में। कहां होता है भाई, प्रकाशिक तंतु। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीधे के सीधे पेपरों में छपते हैं। अगला नेक्स्ट है बैंकिंग उद्योग। कौन सा उद्योग, बेकिंग, सॉरी हाँ बैंकिंग नहीं बेकिंग, बेकिंग उद्योग मतलब बेकरी उद्योग है ना, उसमें कौन से कवक का उपयोग होता है, और वो होता है ईस्ट। कौन सा होता है, ईस्ट। और एक पेपर में ये प्रश्न था, अगले पेपर में था ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, या सेकेरोमाइसिस सेरेविसी क्या है, एक ईस्ट है, ईस्ट यानी कवक है, तो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ये इसका क्या है भाई, वैज्ञानिक नाम है ईस्ट का, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है और कब उत्पन्न होती है, तो दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब दोस्तों कोर्निया जो गोल होता है उसका आकार चिपट मतलब पतला हो जाती है, खराब होता था पूरा। तो देखो कोर्निया की आकृति गोली नहीं होती, मतलब कोर्निया की आकृति जब बदल जाती है तो दृष्टि वैषम्य उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह। कौन सा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में है और आपके पेपर में भी जरूर आएगा। नाम क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह और सर्वदाता रक्त समूह।
तो सर्वग्राही रक्त समूह दोस्तों ए बी होता है। कौन सा? ए बी। अगर ऑप्शन में ऐसे हो ए बी ओ तो आपको ए बी राइट करना है। अगर ऑप्शन ऐसा हो ए बी प्लस, ए बी माइनस, ए बी मतलब जो भी ए बी ओ या ए बी या खाली ओ या ए या बी, तो जो भी हो, तो जब आपको ऑप्शन में ए बी ये ऐसे दे रखा हो जैसे ए बी एक ए एक बी एक हो तो आपको ए बी राइट करना है कि ये जो है वो क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह है। लेकिन ऑप्शन देखो इसी का आंसर चेंज हो जाता है। एक मान लो ए बी दे रखा है, एक ए बी प्लस दे रखा है, एक ए बी नेगेटिव दे रखा है, एक ओ दे रखा है, तो आपको ए बी प्लस राइट करना है। ए बी प्लस जो है वो सर्वग्राही है, ठीक है। और सर्वदाता पूछे तो सर्वदाता होता है ओ। कौन सा होता है? ओ। और ओ में भी पूछे तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ध्यान रखना सुल्तान का रक्त समूह है ना, पूरे एशिया में 1%। हाँ याद होगा आपको। नेक्स्ट है एबोनी वृक्ष। कौन सा वृक्ष? एबोनी वृक्ष जो है वो कौन से वनों में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कैसे वन? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। कौन से वृक्ष? एबोनी वृक्ष। तो एबोनी वृक्ष ध्यान रखना भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगला क्या है? ये तालाब। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का प्रारंभन होता है। ये तो 1% ऐसा और आ रखा है कि खाद्य श्रृंखला का पहला स्टेप कौन सा होता है? प्रारंभिक उत्पादक कौन होता है? तो प्रारंभिक उत्पादक स्वपोषी होते हैं। कौन होते हैं? ये ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आ रखा है एक पेपर में, आगे करा देंगे ना। प्रारंभिक उत्पादक, देखो उत्पादक उससे कहते हैं दोस्तों जो कि स्वपोषी होता है। ये ध्यान रखना बस, अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। तो सर्वदाता और सर्वग्राही ध्यान रखना, सर्वग्राही ए बी प्लस, सर्वदाता ओ नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वासियोर कोर। क्या नाम है? हाँ ये ध्यान रखना। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये पादप प्लावकों से प्राप्त होती है। किससे? जो पेड़ पौधे तैरते रहते हैं, छोटे छोटे पादप प्लावक, शैवाल वगैरह जो जल में तैरते हैं, उनको खाकर बड़े जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है तालाब में वो हमेशा किससे प्राप्त होती है? पादप प्लावक से। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वासियोर कोर जो होता है वो आमतौर पर बच्चों में किस आयु के मतलब बच्चों में होता है? तो क्वासियोर कोर ये भी पूछा जाता है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। कौन सा? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। क्या नाम है? क्वासियोर कोर। और ये कौन सी आयु के बच्चों में होता है? 1 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चों में। कितने? 1 से 4 वर्ष के बच्चों में। एक और है 1 वर्ष से छोटे बच्चों में कौन सा रोग होता है? ये ध्यान रखना, 1 वर्ष से छोटे, उसका नाम है मरासमस। क्या नाम है? मरासमस। ये ध्यान रखना, मरासमस 1 वर्ष से छोटे में। और यदि क्वासियोर कोर बोले तो 1 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चों में। नेक्स्ट है पीलिया। एक आपने वीडियो देखा होगा कि भाई आपको जॉन्डिस है, तो क्या जॉन्डिस, 2 दोस्त जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर होती है वो बोलती है कि भाई आपको जॉन्डिस है, तो भाई मेरे पास कितना समय बचा है? अरे वो दोस्त बोलता है ना कितना समय बचा है इसके पास? तो क्या? अरे जॉन्डिस है कुछ नहीं, पी लिया ठीक हो जाएगा। अरे भाई क्या पी लिया? मेरे को अकेले बताया नहीं, अकेले अकेले पी लिया। अरे भाई ऐसे लोगों से बचो है ना। तो ध्यान रखना पीलिया का सामान्य एक रोग है। क्या? पीलिया एक रोग होता है। ये रोग होता कब है? तो जब रक्त में किसका संचय हो जाता है? बिलीरुबिन का। किसका? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन 2 प्रकार के आपको पता हो पित्तरस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पित्तरस में। तो ये जो बिलीरुबिन है वो जब रक्त में बढ़ जाता है, ठीक है, पित्तरस ये यकृत से आता है। कौन सा? यकृत। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। पित्तरस का स्त्राव कहाँ होता है? कोई सोचेगा पित्तरस पिता से बढ़िया है ना, पित्तरस पिता से, जयराम जी की, गलत हो जाएगा। पित्तरस का स्त्राव कहाँ होता है? यकृत से। किससे होता है? यकृत, ठीक है। और स्त्राव यकृत से होता है, मतलब निर्माण कहाँ से होता है? यकृत से। लेकिन संग्रह कहाँ पर होता है? तो होता है पित्ताशय में। संग्रहित कहाँ पे होता है? पित्तरस पित्ताशय में। उसमें कौन से वर्णक होता है? एक बिलीरुबिन, एक बिलीवर्डिन, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन की अधिकता के कारण ये होता है पीलिया रोग, ठीक है। नेक्स्ट है सिनकोना। सिनकोना, सिनकोना से प्राप्त, सिनकोना एक वृक्ष है, उससे प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम क्या है? कुनेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुनेन। क्या नाम है? कुनेन। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मलेरिया में काम आती है। तो कुनेन किसकी दवाई है? मलेरिया की। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। नेक्स्ट है अनुवाद। क्या? अनुवाद। आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऐसी कोई प्रक्रिया पढ़ी होगी, बायोलॉजी अगर पढ़ी है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है अनुवादन। क्या नाम है? अनुवादन। तो उस प्रक्रिया में दमन का कार्य कौन करता है? तो वो एक कोड है दोस्तों जिसका नाम है UAA। क्या नाम है? UAA। आप सोचो UAA क्या? तो ये नाइट्रोजन क्षारक है। क्या भाई? नाइट्रोजनी क्षारक। ये ध्यान रखना, हमारे शरीर में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। क्या होता है? DNA। ये DNA एक होता है RNA, दोनों क्या है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये ध्यान रखना, हमारे शरीर में DNA पाया जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म ध्यान रखना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, एक क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इससे भी प्रश्न आ रखा है, लो देखो ये भी बता देता हूँ। एक होता है, हाँ ये जो होता है दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। क्या है?
समझ लेना, अगले पेपर में आ सकता है न्यूक्लिक अम्ल, और आ रखा है दोनों के दोनों, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब आप देखोगे न्यूक्लिक अम्ल, क्या न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, कितने 3। एक होता है भाई शर्करा, क्या होती है शर्करा, दूसरा होता है सारक, क्या होता है सारक, और तीसरा होता है फॉस्फेट समूह, क्या होता है फॉस्फेट। ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। तो शर्करा देखो इस प्रकार की एक शर्करा होती है, समझ लेना, अपने खाली काम की चीज मैं बता दूंगा वो याद रख लेना। तो इस प्रकार की क्या होती है शर्करा, यहां पर होता है ये शर्करा है, खाली क्या है शर्करा। जब यहां पर सारक जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है सारक, नाम याद रहे तो बढ़िया, वरना मैं बोल देता हूं सुन लेना। जब शर्करा में ये पहले क्या थी शर्करा थी, ये नहीं होता, तो ये शर्करा है 5 परमाणु की, तो 5 परमाणु की वलय है एक, उसमें क्या पाया जाता है ये शर्करा। जब शर्करा में पहले सिरे पर, कौन से सिरे पर C1 पर नाइट्रोजन जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। खाली देख लो भैया ना, अपने ज्यादा बायोलॉजी में डूबना नहीं है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब इस न्यूक्लियोसाइड, अब नाइट्रोजन सारक जैसे ही जुड़ा, नाम क्या हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में, इस पूरे में जब 5वें कार्बन, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब अंतिम कार्बन, ये CH2 जुड़ा होता है, यहां पर क्या जुड़ा होता है CH2OH। तो जब इस CH2 पर आगे फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है PO4, क्या जुड़ जाता है फॉस्फेट समूह, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, ये समझने की चीजें थोड़ा समझ लो, काम आएगा कभी भी हो। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, पहले शर्करा थी, शर्करा में आपने नाइट्रोजन सारक जोड़ा, क्या बन गया न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब आपने फॉस्फेट समूह जोड़ दिया, क्या बन गया न्यूक्लियोटाइड। और ये डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। कैसे पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, ऐसे ये एक हुआ है, ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं, तब क्या बनता है पॉली न्यूक्लियोटाइड, उसको अपन बोलते हैं डीएनए या आरएनए। अब पर्सन क्या मतलब क्यों, ये बताया क्यों इतना, तो ये ध्यान रखना, इससे एक पेपर में पर्सन आ रखा है कि डीएनए और आरएनए में अंतर कैसे पता करोगे। तो डीएनए और आरएनए में ये पूरी संरचना सेम है, इसमें खाली अंतर ये होता है एक H तो आप देखो ये पहला कार्बन, ठीक है, यहां पर 1 नंबर है, ये पहला कार्बन, और ये दूसरा कार्बन। अगर दूसरे कार्बन पर OH में O है, तो आप उसको बोलोगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलोगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और यदि ये O नहीं हो तो दूसरे कार्बन का O हट गया, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो अभी ये क्या है, अगर H खाली H है तो वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब डीएनए, और यहाँ पर H ना होकर OH है तो वो क्या है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगर ऑक्सीजन हटा दोगे तो डीऑक्सी, ये ध्यान रखना। और ये पेपर में प्रश्न था, डीएनए और आरएनए में विभेद होता है, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन अनुपस्थित, दूसरे कार्बन पर नाइट्रोजन अनुपस्थित, पहले कार्बन पर तीसरे कार्बन पर ऐसे। तो आंसर क्या था, दूसरे कार्बन पर डीएनए में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ये उसका आंसर था। नेक्स्ट पर्सन देखो, तो अनुवाद में तो ये हो गया UAA। और हाँ, ये नाइट्रोजनी सारक, ये भी बता देते हैं, चलो क्या है नाइट्रोजनी सारक। नाइट्रोजनी सारक दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, कितने, डीएनए में भी 4 होते हैं, आरएनए में भी 4। तो दिमाग आएगा क्या सेम है चारों ना। डीएनए में देखो, डीएनए में एडिनिन ATCG, एडिनिन क्या लिखोगे NED लिख देता, अभी एडिनिन लिखना है, ये एडिनिन। ग्वानिन, सॉरी AT का मतलब थायमिन, C मतलब साइटोसिन, और G मतलब ग्वानिन, क्या नाम है ग्वानिन। तो डीएनए में कितने सारक होते हैं, 4 होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो आप बोलोगे पूरे सेम है, आरएनए में ना एक अलग है, जिसका नाम है थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है यूरेसिल। तो अगली बार ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, अगले पेपर में ये जरूर देख लेना कि भाई डीएनए में नाइट्रोजन सारक कौन सा, ATCG, यानी एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ऐसे याद रखना। ये AGTC ये है डीएनए, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और यदि यहां पर T की जगह U लिख दे, यानी यूरेसिल, क्या लिख दो यूरेसिल, तब अपन उसको क्या बोलते हैं आरएनए। तो देखो एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन क्या कहलाता है डीएनए। और यदि एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन कर दे तो आप क्या बोलोगे आरएनए। एक और बात समझना यहाँ पर, ये जो एडिनिन है वो हमेशा थायमिन से 2 बंधों द्वारा जुड़ता है। कितने बंधों से 2। तो A और T के मध्य 2 बंध होते हैं, और दूसरा क्या है तो C और G के मध्य क्या होंगे भाई 3 बंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है 2 बंधों से, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है 3 बंधों से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट पर्सन देखो, तो ये हो गया। नेक्स्ट है उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा होता है भाई एंथ्रेसाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दे रखा। नेक्स्ट है कार्बन का कौन सा अपर रूप जो होता है वो जियोडेसिक
गुम्बद की आकार का होता है। गुम्बद मतलब फुटबॉल जैसा है ना, तो वो होता है फुलरीन। क्या नाम है? फुलरीन या फुलेरीन। इसकी खोज जो है वो बंक मिस्टर फुलरीन ने की थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बंक मिस्टर फुलरीन के नाम पर फुलरीन। ये ध्यान रखना। कार्बन के 3 अपर रूप है। ये प्रश्न आ रखा है अगले पेपर में। एक ये था फुलरीन का, अगले पेपर में क्या था? डायमंड किसका अपर रूप है, मतलब डायमंड क्या है? तो कार्बन का अपर रूप है, डायमंड मतलब हीरा। तो कार्बन के 3 अपर रूप है, एक है ग्रेफाइट। कार्बन के 3 अपर रूपों के नाम ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा है भाई? ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट। दूसरा कौन सा है? दूसरा हीरा। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है फुलरीन। क्या नाम है? फुलरीन या फुलेरीन, बंक मिस्टर फुलरीन के नाम पर। तो ये 3 अपर रूप है कार्बन के। प्रश्न सुनो, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का विद्युत का चालक अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। विद्युत का चालक कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। क्यों? तो आप उसकी संरचना देखो, अभी बताता हूं। ग्रेफाइट की संरचना इस प्रकार की होती है, और आप में तो कोई साइंस का है तो उसको तो वैसे मेरे से भी बढ़िया पता हो सकता है। तो ये चीजें आप देखोगे, यहां पर प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है? कार्बन। तो आप देखो ये कार्बन है, तो इसने बंध कितने बनाए? 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, बंध कितने बनाए? 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहा, इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। बाकी दोनों क्या होते हैं? कुचालक। और गुंबद की आकृति कैसे कौन होता है? फुलरीन। ये दोनों ध्यान रखना। तो अगले स्टेप में या अगले पेपर में ये जरूर आ सकता है, कौन सा अपर विद्युत का चालन होता है? कौन होता है? ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये भी हो गया। और लास्ट प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, तो मुख्य अक्ष के फोकस से गुजर जाती है। मुख्य फोकस है, तो देखो कैसे। पहले तो उत्तल लेंस बढ़ाना। क्या बढ़ाना है? उत्तल लेंस। कहां गए भाई? ये रहा उत्तल लेंस। ये देखो उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है। प्रश्न क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? तो सीधी सी बात है, ये अपवर्तन के पश्चात यहां से गुजर जाएगी, ये यहां से। ये जो इसको बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। ये इधर आ रही है, इधर जा रही है, ये चीजें। तो ये थे आज के अपने प्रश्न। हालांकि ये तो एक ही पेपर हुआ है। कितना पेपर हुआ? एक, जो 4 तारीख को होता, 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का। तो एक पेपर में भाई इतना टाइम लगा, इसीलिए मैंने चारों पेपर एक साथ नहीं लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा? आपने अगर अंत तक देखा है तो मैं गारंटी देता हूं आपके कभी ना कभी साइंस के इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जब भी आएगा आप सही करोगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें अगले वीडियो को पाने के लिए। क्या आप सभी, इनकी 4 शिफ्टें हुई थी, एक शिफ्ट का बनाया, 4 शिफ्ट के देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।